नाज़रीन, प्रोग्राम रुपया पैसा में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं अली नासिर। बात यह है कि जब हम स्ट्रेटेजिक एसेट्स की बात करते हैं इस मुल्क की, तो हमें इस मुल्क के इकोनॉमिक स्ट्रेटेजिक एसेट्स के मुतालिक भी बात करनी चाहिए। ये इकोनॉमिक स्ट्रेटेजिक एसेट्स क्या हैं इस मुल्क के? अब ये असासाजात के ज़ुमरे में आते भी हैं या नहीं? बिलफर्ज अगर इस मुल्क का स्टेट बैंक, सेंट्रल बैंक, मेरे नज़दीक वो एक स्ट्रेटेजिक एसेट है इस मुल्क का, और वो स्ट्रेटेजिक एसेट की हिफाजत हमें उसी तरह करनी चाहिए जैसे हम बाकी अपने हसास स्ट्रेटेजिक एसेट्स की हिफाजत करते हैं। उसका सरबराह भी फिर वही होना चाहिए जो पाकिस्तान के अहदाफ व मुफादात को सबसे पहले रखे। वो किसी और मुल्क का शहरी भी नहीं होना चाहिए, उसकी दोहरी शहरियत भी नहीं होनी चाहिए, उसके मुफादात, उसके अगराज़ व मकासिद अलाइन होने चाहिए पाकिस्तान के अगराज़ व मकासिद के साथ। SECP, सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन, ये भी हमारा एक स्ट्रेटेजिक एसेट ही तस्वर करूँगा मैं इसे, इन द लार्जर फिलोसफिकल सेंस। इसका सरबराह भी जो भी आए, ना दोहरी शहरियत रख सकता है, ना किसी और मुल्क का शहरी हो सकता है, ना उसके मुफादात, ना उसके ख्यालात, ना उसके नज़रियात पाकिस्तान के मुफादात से कहीं पर भी क्लैश में हो। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, ये भी पाकिस्तान का स्ट्रेटेजिक इकोनॉमिक एसेट है। इसकी सरबराही, फैसला साजी, हालात, वाक़यात, मामलात, मेरे नज़दीक, हो सकता है आप इससे इख्तिलाफ करें, इस नौइयत के हैं कि इसकी सरबराही भी एक पाकिस्तानी शहरी, एक ऐसा शहरी जिसकी दोहरी शहरियत न हो, जिसके तमाम अगराज़ व मकासिद, मुफादात पाकिस्तान से जुड़े हुए हों, उसी को होना चाहिए। इकोनॉमिक देखें, इकोनॉमिक स्ट्रेटेजिक एसेट्स की बात हो रही है, ये इस मुल्क के ऐसा, और इन असासाजात की लंबी फहरिस्त है, लंबी फहरिस्त, क्योंकि आज कल के इस दौर में जंग भी मुआशी है। सदर डोनाल्ड ट्रंप साहब वाज़ेह तौर पर यह कह चुके हैं अमेरिका के कि वो टैरिफ्स के जरिए दुनिया के हालात व मामलात को कंट्रोल करेंगे। टैक्स लगा के या टैक्स छूट देकर, ड्यूटियां बढ़ाकर या ड्यूटियां कम करके, वो दुनिया के हालात व मामलात को कंट्रोल करेंगे। अब ये जंग अफवाज या फौजी हमलों से नहीं लड़ी जाएगी, ये माशी सरहदों पर लड़ी जाएगी, और माशी सरहद का कोई तयन ही नहीं है, क्योंकि आजकल डिजिटल दौर आ चुका है, डिजिटल दौर आ गया है। अब इस डिजिटल दौर के अंदर माशियात डिजिटल हो चुकी हैं, आपके जाने अनजाने। अब आपको मानना पड़ेगा कि ये ऑनलाइन अकाउंट, ऑनलाइन बैंकिंग, एप्लीकेशंस, ऐप्स, हमारे अपने अकाउंट, जो मैं अगले दिन आपको बता रहा था कि बैंकारी का एक तरीका होता था माजी में, अब सब कंप्यूटराइज और डिजिटल ज़ीरोज़ एंड वंस में कन्वर्ट हो चुका है। अब हम मशीन की ज़ुबान बोलते हैं पैसे हासिल करने के लिए। अब ये सिर्फ अकाउंटिंग एंट्रियां बाकी रह गई हैं। अब इसके ऊपर मेरी कौम को सोचना पड़ेगा कि क्या हम इस नए दौर के लिए तैयार हैं। मुझे आज भी याद है 1994 में जब मैट्रिक का दौर था, तो क्लास में उन्होंने हमें मजमून लिखने दिया। मजमून का उन्वान था पाकिस्तान और 21वीं सदी, जो अभी तक आई नहीं थी, लेकिन 21st सेंचुरी का इतना नारा बार बार बुलंद किया जा रहा था, और पाकिस्तान भी एशियाई टाइगर के तौर पर सामने आ रहा था कि हमने उस पर भरपूर तौर पर अपनी लिखारी की जितनी चीज़ें याद थी वो सब लिख डाली। 21वीं सदी, 21st सेंचुरी। लेकिन अब हम 21st सेंचुरी में दाखिल हो चुके, क्या हम माशी तौर पर गेयर अप हैं? अरे प्रोग्राम करते ही मुझे जो है वो तकरीबन 2 दिहाइयाँ हो गई होंगी टीवी के प्रोग्रामात करते हुए। पाकिस्तान की प्रिपेयर्डनेस फॉर 21st सेंचुरी है ही नहीं। इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक आउटलुक जो बनानी चाहिए थी वो उस तरह से बनाई ही नहीं। आज भी हम दुनिया से सैकड़ों साल पीछे,
जबकि एक दौर था, मैं मानता हूँ इस बात को, कि अर्ली 2000s में मुशर्रफ साहब के दौर में पाकिस्तान के अंदर बड़ी तेज़ी से एक्सेलरेट हुआ था ये दौर टेक्नोलॉजी का, एडॉप्शन का, फाइनेंशियल, अब जो फिनटेक कहलाती है, इस तरह की फाइनेंशियल अपग्रेडेशन, ऑटोमेशन, इसका बड़ा चर्चा था। पाकिस्तान आईटी की दुनिया के अंदर भी उभर के एक बहुत जो है रोशन सितारा बनता, लेकिन चंद बदनीयत अफराद ने पाकिस्तान की आईटी इंडस्ट्री को बिठा दिया। ये प्राइवेट सेक्टर के लोग थे, इन्होंने मिसयूज़ किया आईटी सेक्टर को, आईटी एक्सपोर्ट्स को एक धचका लगाया, खाली सीढ़ियाँ बाहर भेजकर उनके एवज़ पैसे यहाँ मंगवाए। हाँ, ये इस तरह की बात की जाती है, हो सकता है गलत हो, सही हो, आप तयन करें ना यार। मीडिया अकेला जो है वो सारी बातें आपको नहीं बताएगा कि मीडिया में आ गया। मीडिया आग बुझा सकता था, मीडिया निशानदेही कर सकता था, वो हमने भरपूर तरीके से की। आग बुझाना आपका काम, मीडिया आपको निशानदेही करके बता रहा है इस तरह की चीज़ें हुई हैं, जी हुई हैं, हुई होंगी, चलो आपकी खातिर कह देता हूँ। अब हम अपने बुनियादी मौजू की तरफ आते हैं कि हाजिर खसारे के मुतल्लिक बड़ी बातें की जा रही थी साहब, हमने कंट्रोल कर लिया, हम सरप्लस में आ गए, अब क्या हुआ, इसके बारे में भी बात करेंगे। और क्या पाकिस्तान की मईशत 21वीं सदी के लिए तैयार है? मेरे साथ मौजूद होंगे जनाब डॉक्टर मोहम्मद शहबाज साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, मारूफ मईशत दान है। वेलकम करता हूँ आपको शो में। जी बहुत शुक्रिया अली भाई। मसला कुछ ऐसा है डॉक्टर मोहम्मद शहबाज साहब कि मैं अपने जहन में सोच रहा था कि जब मैं मैट्रिक में था तो एक मजमून लिखने दिया हमको, बोला पाकिस्तान और 21वीं सदी, तो हमने अपनी तरफ से बहुत सारी चीज़ें लिख दी, ऐसा होगा पाकिस्तान, वैसा होगा पाकिस्तान, पाकिस्तान में बुलेट ट्रेनें चलेंगी, एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन आ जाएगी, किसान खुशहाल हो जाएगा, एक ज़माने में कहते थे कराची हांगकांग बन जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, हमने सब कुछ लिख डाला और पाकिस्तान तरक्की याफ्ता ममालिक की सफ़ में सबसे ऊपर आ जाएगा। तो इस मुतल्लिक थोड़ी सी अपनी राय दें, फिर माशी मौज़ूआत पे आपके साथ गुफ्तगू करता हूँ। जी वो आपने बड़े अच्छे से तरीके से एब्स्ट्रैक्ट किया सारी चीज़ों को। वो मेरे ख्याल में जो हम मैट्रिक में पढ़ते थे और मजमून के अंदर चीज़ें हमने सारी अपने ख्वाब लिखे थे, मुझे तो नहीं लग रहा कि उसमें से कोई भी ख्वाब हमारा पूरा हुआ हो बेसिस्टे कौम। तो हमने ये भी कहा कराची को सिंगापुर बना देंगे, हमने ये भी कहा जी पाकिस्तान जो है वो एशियन टाइगर बनेगा, 2008 में हमने ऐलान भी कर दिया था। उसके बाद फिर हमने दावे किए जब हम मुल्क के अंदर, अभी कल की खबर है कि मुल्क के अंदर जरी इनकलाब लेके आएंगे, क्योंकि 1000 के करीब ग्रेजुएट जो हैं वो चाइना से एग्रीकल्चर साइंसेज जो है उसके अंदर वो ग्रेजुएट होकर पाकिस्तान वापस आ रहे हैं। तो मुझे ये बताइए, जैसे पहले मैंने आपसे बात की थी कि वो मुल्क जहाँ पे 150 जिनिंग फैक्ट्रीज नॉन प्रोडक्टिव या नॉन फंक्शनल हों, जहाँ पे 400 से ज्यादा कार्टन फैक्ट्री जो बंद पड़ी हों या बंद होने के करीब हों, और गवर्नमेंट जो जिस तरह के पैकेजेस देती है और वो पैकेजेस भी इस तरह के होते हैं कि वो उससे ना तो कोई फायदा होता है और ना ही कह लें कि वो जो हमारी फैक्ट्री या वेंटिलेटर के ऊपर हैं उनको कुछ इतना सांस मिले कि वो अपने आप को रिकवर कर सके। और बाकी दावे जो हैं वो हम करते हैं। और देखें, एक बड़ी पुरानी बात अक्सर औकात हम प्रोग्राम के अंदर करते हैं कि कोई बंदा एफिशिएंसी की बात नहीं करता, वो किसी एक महीने में किसी वजह से हमारा करंट अकाउंट खसारा जो कम हो जाता है, सरप्लस में चले जाता है, हम जहाँ वो ढोल पीटते हैं, जब फिर खसारा आ जाता है फिर हम इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की बात करते हैं। जिस मुल्क में वज़ीर खजाना ये कहे कि हमें इकोनॉमिक रिफॉर्म्स करनी चाहिए, मुझे बताइए वो रिफॉर्म्स आपने करनी है, मैंने करनी है या आम लोगों ने करनी है? वो रिफॉर्म जो तो गवर्नमेंट ने करनी है। तो मिनिस्टर का काम जो चीख के हमें बताना है या हमें कुछ करके दिखाना है। तो जो चीजें मुझे लग रही हैं कोई 21वीं सदी के बारे में जो हमने लिखा था वो शायद हमारे ख्वाब थे। बाकी जो हुकामे बाला हैं वो अपने हिसाब से चीजों को देख रहे हैं, उनको अपनी पावर चाहिए, उनको अपना प्रोटोकॉल चाहिए, उनको अपनी अयाशी चाहिए। तो आप देखें कि अब जनवरी शुरू तकरीबन खत्म हो गया, अब होने वाला है, तो अभी पहला महीना है 2026 को, उसमें 1.2 बिलियन का खसारा आप लेके बैठ गए हैं। तो क्या हम जो प्रोडक्शन साइड है उस पर जाने की कोशिश कर रहे हैं? क्या हम ये सोच रहे हैं कि जो कास्ट एफिशिएंसी के ऊपर काम करें, जो इनपुट्स उनकी प्राइसेस को डाउन करें, बिजली सस्ती करें, इंटरेस्ट रेट कम करें, मुल्क के अंदर एक फेवरेबल एनवायरनमेंट जो है इन्वेस्टमेंट के लिए बनाएं ताकि प्रोडक्शन जो है उसके ऊपर हम तवज्जो करें, प्रोडक्शन हो।
मुझे बताएं, जब तक आप प्रोडक्शन को तवज्जो नहीं देंगे, जो आपका पोटेंशियल एग्रीकल्चर सेक्टर का है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का, उसको आप यूटिलाइज नहीं करेंगे, तो ये करंट अकाउंट खसारा जो है इसके ऊपर कैसे काबू पाएंगे? नहीं, बात तो हर कोई करता है, सियासी इनकलाब की बातें करते रहते हैं, माशी इनकलाब की कोई बात नहीं करता। देखें, आपके मुल्क को सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत है वो माशी इनकलाब की है, और मैं आपको बताऊं ये ग्रास रूट से शुरू होगा। इसमें ना सिर्फ एग्रीकल्चर होगी, इंडस्ट्री होगी, आईटी होगी, मेरे ख्याल से इट नीड्स टू बी कॉम्प्रिहेंसिव। आप चीन का उस दिन आपसे डिस्कस किया था, चीन बाकायदा अपना 10 साला मंसूबा बनाता है, फिर देन स्टिक्स टू द प्लान, और उस 10 साला मंसूबे को पूरा करने के लिए एक 5 साला मंसूबा बनाता है, और उस 5 साला मंसूबे को पूरा करने के लिए एक सालाना मंसूबा बनाता है, और फिर जब सालाना मंसूबा भी बना लेता है उसके बाद ओवरसाइट कमेटियां बनाता है। एक नहीं बनाता, बहुत सारी ऐसी जो है वो वर्किंग कमेटीज़ बनाता है जो उसको ऑब्जर्व करती हैं। उन कमेटियों के अंदर मईशतदान भी बैठते हैं, ब्यूरोक्रेट भी बैठते हैं, उनके अपने सियासतदान भी बैठते हैं, अवामी नुमाइंदगान भी बैठते हैं, और उसके साथ साथ पढ़े लिखे अफराद जो इससे मुंसलिक हों वो भी बैठते हैं। फिर मैंने सुना है, पता नहीं मैं शायद गलत हूँ, आप मेरी इस्लाह कीजिएगा, आप चीन जाते भी रहते हैं, शायद वहीं पर काफ़ी वक्त भी गुजारते हैं, तो बात यह है कि फिर सालाना बुनियादों के ऊपर ये चेक भी करते रहते हैं कि हम राइट पाथ पर हैं या नहीं, उसके लिए करेक्टिव मेजर भी लेते हैं, और पूरा एकेडमिकली करते हैं, एक एक चीज़ को लिख कर बताते हैं कि साहब आज हमने ये अचीव किया, कल हम ये अचीव करेंगे। आपके यहाँ ये वाली चीज़ कहाँ है? आपने 5 साला मंसूबा बनाया, 10 साला मंसूबा बनाया, अमल दरामद कितना हुआ? जी देखिए, मनसूबे तो हमने 30 साल की बात भी करते हैं, 20 साल की बात भी करते हैं, 10 साल की बात भी करते हैं, 5 साल की बात भी करते हैं, फिर एनुअल बात भी करते हैं, फिर छिमाही 6 मंथ बेसिस पूरी बात करते हैं। और हमारे यहाँ ब्यूरोक्रेट्स भी बैठते हैं, हमारे यहाँ पॉलिटिशियंस भी बैठते हैं, बड़े बड़े एक्सपर्ट्स हैं वो भी बैठते हैं, मिनिस्टर्स भी बैठते हैं, कैबिनेट्स होती हैं, मीटिंगें होती हैं, कमेटियां हैं, सारा कुछ है। बट जो लैक है वो इस चीज का है कि हम उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को ओन नहीं कर रहे। चाइना में बात इस तरह से है कि वहाँ एनुअल प्लान के बाद वो 6 महीने का प्लान, उसको उसी एनुअल को उसकी प्रोग्रेस चेक करने के लिए उस बैठते हैं, फिर वो मंथली बेसिस पर बैठते हैं, इवन के वीकली बेसिस पर बैठते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि वो जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं उसको अपनी जिम्मेदारी समझ के ऑनेस्ट तरीके से पूरा करने की कोशिश करते हैं। हमारे यहाँ तो वो चीज है ही नहीं ना। अब देखें, एक मिनिस्टर जो है उसका काम है इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के लिए प्राइम मिनिस्टर साहब को सजेशन देना। उसका काम ये नहीं है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहे हमें इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की जरूरत है। ये इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की जो जरूरत है पिछले 10 साल से आप भी सुनते आ रहे हैं, मैं भी सुनता हूँ, 4 साल तो मुझे हो गए हैं आपके साथ प्रोग्राम करते हुए। और अगर आपको याद हो तो सबसे पहले मेरे साथ बात मैंने की थी कि पाकिस्तान दुनिया का वो मुल्क है जहाँ कास्ट एफिशिएंसी के ऊपर काम नहीं हो रहा। अब सवाल ये पैदा होता है, क्या कोई बंदा इस बात को ओन करेगा? मेरा नहीं ख्याल कि ओन करेंगे। उसकी वजह यह है कि जब वो आपका अपना जाती मुफाद जो होता है, कौमी मुफाद के ऊपर हावी हो जाता है या उसको प्रायोरिटी देते हैं, तो फिर बाकी सारी चीजें पीछे रह जाती हैं आपकी। ये आपने जो बात की है, इसी पस मंज़र में एक और बात भी करता हूँ। पाकिस्तान के यहाँ 2 बड़े प्रोग्रामात भी बने, काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव हैं, और हमारे नारोवाल के ही हैं वज़ीर, उन्होंने तरतीब दिए थे। उसमें से एक था प्रोग्राम 2010, उसके बाद तो खैर हुकूमत गिर गई थी, दूसरी हुकूमतें आती नहीं, लेकिन उससे पहले पाकिस्तान ने बहुत माशी तरक्की की, लेकिन प्रोग्राम 2010 पे कोई अमल दरामद नहीं हुआ। फिर उसके बाद बना प्रोग्राम 2025। प्रोग्राम 2025 के अंदर मेरे ख्याल से जो चीज़ें तय हुई, तब से अब तक मेरे ख्याल से 7 साल से ज़्यादा हुकूमत में रहे हैं वो, तो तकरीबन लेट्स से 6 to 7 ईयर्स उनके पास हुकूमत रही। प्रोग्राम 2025 आपने भी सुना होगा, कितनी पेशरफ्त हुई, और P&D डिपार्टमेंट का कितना अहम काम है, इस बारे में भी हमें बताएं। देखिए, वो प्रोग्राम तो हम ये भी सुनते थे कि CPEC है, ये गेम चेंजर है। फिर 2010 का जो प्रोग्राम था उसको भी हमने गेम चेंजिंग का नाम दिया। फिर हमने ये 2025 का जो प्रोग्राम था इसको भी हमने गेम चेंजिंग का नाम दिया। फिर हमने उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम शुरू किया, इसके अंदर भी हम कह रहे हैं गेम चेंज हो जाएगी। अब पता नहीं कौन सी गेम है जिसको ये चेंज करते फिर। मैं ये कहता हूँ कि आप देखें, जब आपने अपनी तनख्वाहें बढ़ानी हो तो पूरे का पूरा पार्लियामेंट बैठ जाए तो उसका इजलास होता है। जब को आपका सियासी काम हो तो सारी पार्टियां इकट्ठी हो जाती हैं। जब कोई इनके अपने मुफाद की बात हो तो सारे जो है रात को भी पार्लियामेंट खुल जाए। तो एक ऐसा इजलास क्यों नहीं बुलाते जिसमें ये तय करें भाई गवर्नमेंट जिसकी आए जिसकी मर्जी जाए, उस चीज का इफेक्ट जो है, जो 10 साल का इकोनॉमिक प्रोग्राम हम मुल्क के अंदर इंप्लीमेंट कर रहे हैं उसके ऊपर नहीं आना चाहिए, बल्कि प्रोग्राम नहीं रुकना चाहिए। अच्छा, आपका जब चीन में जब 10 साल का प्रोग्राम आता है तो उस 10 साल के प्रोग्राम के लिए मेरे ख्याल से 10 साल तो वो प्लानिंग करते रहते हैं, एक दूसरे के साथ बातचीत करते रहते हैं, एक दूसरे के साथ गुफ्तो शनीद करते रहते हैं, फिर उसको अपने जो उनका पार्लिमान है
जो वहाँ पर उसको लेकर आते हैं। बहुत सारी चीज़ें पहले से तयशुदा होती हैं, लेकिन फिर भी सारे जितने उनके नुमाइंदगान होते हैं उन सबको आगाह करते हैं, अखबारों को बुलाते हैं, उनको बताते हैं, टीवी को बताते हैं भाई अगला 10 साल का प्लान हमारा ये है। हमारा 10 साल का प्लान क्या है, क्या हमें सबको बताने की जरूरत नहीं है? देखिए जरूरत है, लेकिन बात ये जिस मुल्क की चाइना के हम एग्जांपल दे रहे हैं, वो अगर ये इस प्लान को अनाउंस करते हैं या सारे स्टेक होल्डर्स इकट्ठा करते हैं, इसका मतलब ये है कि उनके पॉलिटिशियन जो है वो तैयारी करके बैठते हैं। हमारे यहाँ लोग तैयारी नहीं करते, हम तो अपडेट ही नहीं है। तो जब आप तैयारी नहीं करेंगे, आप अपडेट नहीं होंगे, तो फिर आप सारे स्टेक होल्डर्स को इकट्ठा कैसे करेंगे? अब सारे स्टेक होल्डर जब इकट्ठा करेंगे, वो कोई भी आपका प्लान होगा उसके बारे में आपसे क्वेश्चन करेगा, आपसे जस्टिफिकेशन मांगेगा, आपकी मोटिवेशन जो वो मांगेगा। तो हम क्या करते हैं कि बजाय के सिचुएशन वहां तक पहुंचे, किसी को हम जवाबदेह हों, तो हम वो चीजों को खुद ही डिस्कस करते रहते हैं। और जब तक आपकी तैयारी नहीं होगी, जब तक वजीर जो है उसको अपनी वजारत के बारे में अलफ बे ते से सारी जब उसका पता नहीं होगा, मुझे बताएं कि वो एक आम आदमी जो वो भी अगर सिंपल सा सवाल कर लेगा तो उसका भी जवाब नहीं दे पाएगा। अच्छा, जैसे कुछ कॉमन नंबर्स को लेते हैं, पाकिस्तान के अंदर हमारे यहाँ फिर दोबारा कुछ अरसे के बाद एक इकोनॉमिक सर्वे आएगा, उसमें एग्रीकल्चरल ग्रोथ का एक नंबर आ जाएगा, सर्विसेज का एक नंबर आ जाएगा, मैन्युफैक्चरिंग का एक नंबर आ जाएगा, फिर हम उन नंबर्स को लेकर उन पर बहस शुरू कर देंगे। लेकिन टू बी वेरी फ्रैंक, डू वी एक्चुअली सिट डाउन टू सेट टारगेट्स फॉर आवर सेल्व्स इन ईच एंड एवरी सेक्टर अलॉन्ग विद एक्शन प्लान? जैसे आपने कहा कि पॉलिटिशियंस तो चलो नहीं कर सकते, लेकिन टेक्नोक्रेट, ब्यूरोक्रेट कहीं बैठकर ये प्लान करें कि साहब ये हमें टारगेट्स अचीव करने हैं, इनके लिए हमें ये करना पड़ेगा, सर्विस सेक्टर में हमें ये करना पड़ेगा, मैन्युफैक्चरिंग में हमें ये करना पड़ेगा। ये एक्सरसाइज तो आसान है, ये भी नहीं होती क्या यहाँ? देखिए, वो पहली बात जो मैंने आपसे कही थी वही दोबारा मैं करूंगा कि आप ये देखिए कि जो कौमी मुफाद है उसको आप कितने स्पेस दे रहे हैं, जो आपका जाती मुफाद है उसको आप कितनी स्पेस दे रहे हैं। तो उसके साथ में एक और बात ऐड करूंगा, वो चीज जो है इसको हम अगर अपर लेवल से लेके बॉटम लेवल पर तक देखें, उसके दरमियान में बड़ा स्पेस है, बहुत सारे लोग आते हैं। तो जब तक हम चीजों को ओन नहीं करेंगे, मेरा नहीं ख्याल कि हम आगे बढ़ पाएंगे। और अभी तक जो परेशानी हमें हो रही है वो यही हो रही है कि मेरी गवर्नमेंट है, मुझे 5 साल प्राइम मिनिस्टरशिप पूरी करनी है, ताकि मैं कल को ये कह सकूं कि पाकिस्तान एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और डेमोक्रेसी की हिस्ट्री के अंदर मैं पहला प्राइम मिनिस्टर हूँ पाकिस्तान का जिसने 5 साल पूरे किए हैं। फिर मेरा 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 फिर अगला ऑब्जेक्टिव ये है कि पाकिस्तान एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और मुझे दूसरी दफा सदर बनना है, तो मुझे तारीख रकम करनी है, मुझे तीसरी दफा प्राइम मिनिस्टर बनना है, मुझे तारीख रकम करनी है, मुझे चौथी दफा प्राइम मिनिस्टर बनना है, मुझे तारीख रकम करनी है। तो हमारी तो प्रायोरिटीज ये हैं। तो यहाँ तो कौमी मुफाद जो है या एक आम आदमी की जो वेलफेयर है उसकी तो बात ही नहीं हो रही। हाँ, जैसे मैं एक मिसाल आपको देता हूँ, अब आपकी नज़र से भी गुजरा होगा, NFC अवार्ड के मुतालिक बात हुई। अब का मुझे पता नहीं कि अभी करंट स्टेटस क्या है। उन्होंने कहा कि बहुत सारी ऐसी वर्किंग कमेटी हैं जिसमें मेंबर ही नहीं रखे अभी तक। अब आप मुझे बताएं, कोई छोटी चीज़ तो नहीं है NFC, ज़्यादातर बल्क ऑफ द बजट तो उसी के ज़रिए डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो आपका गरीब मुल्क है, लेकिन आप भी ट्रिलियंस ऑफ रुपीज़ की एलोकेशन करते हैं NFC के अंदर। तो आपके ख्याल से क्या ये एक बहुत बड़ा मसला नहीं है कि NFC की जो बुनियादी ज़रूरियात, रिक्वायरमेंट वो भी पूरी नहीं हो रही? यानी वर्किंग कमेटी के लिए लोग नहीं मिल रहे। एक तरफ आप डॉक्टर मोहम्मद शहबाज बोल रहे हैं कि यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है सीनियर स्कॉलर्स के लिए, और दूसरी तरफ आप देखें कि NFC के अंदर जनाब कमेटियों में बंदों की तादाद पूरी नहीं हो रही। देखिए, और कमेटी जो होती है वो तो किसी मसले का हल नहीं होती, वो तो जब अपने काम नहीं करना होता, चलो अभी कमेटी बना दो, चलो ठीक है जी, मामले पर मट्टी डल गई, बस ठीक है, मामला खत्म हो गया। वो तो मेरा नहीं ख्याल कोई सीरियस किस्म की कोशिश है। देखें, कमेटियां जब आप सीरियस होते हैं, जब आपने कमेटियां बनानी होती हैं, आपके अपने काम होते हैं, कमेटियां वर्किंग भी करती हैं, कमेटियां इफेक्टिव भी होती हैं, और टाइम के ऊपर आप अपने जो टारगेट्स उनको अचीव भी कर लेते हैं। ये जो सारी बात कर रहे हैं, ये एक आम आदमी है जिसमें मैं शामिल हूँ, जिसमें आप शामिल है, जिसमें और मेरे बहुत सारे पाकिस्तानी शामिल हैं। तो जब हमारे मफाद की बात होगी तो फिर इसी तरह कमेटियां बनाई जाएंगी ना। ये कमेटियों के अंदर वो लोग जो तख्लीक किए जाएंगे, हाँ जी ठीक है, वो पैदा हो रहा है, बंदा भी पढ़ रहा है, पढ़ने के बाद वो ठीक है जी, थोड़ा कैरियर को अपने ग्रोम करके हाँ जी फिर उसको हम कमेटी मेंबर बना लेंगे। ये तो बड़ी लंबी एक बहस है। लेकिन ओवरऑल मेरे भाई बात जो है वो वहीं से शुरू होती है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी को ओन कितने लोग कितने % करते हैं, तो फिर बात जो आगे बढ़ेगी आपकी। नहीं, लेकिन इसमें देखें ना, इतना ज़्यादा बोझ तो फाइनेंस मिनिस्टर, जैसे मैं अभी आपको एक मिसाल देता हूँ, अभी गुफ्तगू का हमने आगाज़ किया, हमने हाजिर खसारे की बात की, हमने कहा जनाब एक तरफ हम बात कर रहे थे कि हम सरप्लस में हैं, लेकिन अब हम फिर खसारे में आ गए, और फिर कह रहे हैं कि जी अलार्म बेल बज गई, अलार्म बेल बज गई। तो ये अलार्म बेल तो बहुत अरसे से बज रही थी,
इशू ये है कि हम एड्रेस करना नहीं चाह रहे थे सिचुएशन को, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वी कैन नॉट लीव इट ऑन वन मिनिस्ट्री अलोन। अगर हम कहें कि जी फाइनेंस मिनिस्ट्री बाय इटसेल्फ विल सॉल्व दिस रादर सिंपलिस्टिक, देखें ये तो जो बाय द फेस ऑफ इट ये सिंपलिस्टिक इशू होता है नंबर्स का, कि नंबर्स का ये है, लेकिन इसके बैकग्राउंड पे तो पूरी मईशत है। पूरी मईशत को रिवैम्प एक मिनिस्ट्री तो नहीं कर सकती ना, उसके लिए तो फिर एक जिसे आप कहें कोलैबोरेटेड एफर्ट की जरूरत पड़ेगी। हाँ तो देखा, वो कोलैबोरेशन किसने करनी है? कोलैबोरेशन प्राइम मिनिस्टर साहब ने करनी है, उनकी जो कैबिनेट है उसने करनी है ना। तो मुझे बताइए, जब हमने तय किया था कि हमने FATF की लिस्ट से निकलना, देखा हम लिखने लगी हैं। जब हमने तय किया कि हमने इंडिया को नाको चने चुबवाने हैं तो हमने चुबवाए नहीं है। तो मुझे ये बताएं कि यही मैं बात कर रहा हूँ कि जब सारे स्टेक होल्डर इकट्ठे होकर ये भी तय कर लें कि ठीक है भी NF इज NF, अब आगे अगले 10 साल जो है हमने पाकिस्तान की जो सिचुएशन है ना रियल ग्राउंड पे, उसको हमने चेंज करना है। नंबर का क्या है अली भाई, जितना मर्जी प्ले करते रहे, जितना मर्जी मैनिपुलेट करते रहे। बाद आप ये कहें जी पर कैपिटा इनकम जो है हमारा वो $20,000 हो गया, बट मैं बीइंग एन इकोनॉमिस्ट ये देखूंगा कि ग्राउंड रियलिटी के ऊपर वाकई वो $20,000 जो पर कैपिटा हुआ है वो मुझे चलता फिरता फिजिकली कहीं नजर भी आ रहा है कि नहीं आ रहा। पर कैपिटा इनकम जो हमारी वो $20,000 हो जाए, लेकिन मुल्क में इन्फ्लेशन अपने पीक पे हो, मुल्क के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट पीक के ऊपर हो, मुल्क के अंदर पॉवर्टी पीक के ऊपर हो, फिर मैं ये कहूंगा ना कि भाई साहब आप नंबर के साथ मैनिपुलेशन कर रहे हैं। रियलिटी में जो ग्रोथ है उसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट आम आदमी तक नहीं पहुंच रहा। अच्छा, हम लोग इस बारे में बहस करते रहते हैं। इशू ये है कि जो स्टैट्स देने वाला इदारा है उसने हाउस होल्ड इकोनॉमिक सर्वे हमारे सामने पब्लिश कर दिया, पता नहीं आपकी नज़र से गुजरा। मैं बड़ा हैरान हुआ कि इतना ज़्यादा कॉन्ट्रडिक्टरी डेटा कैसे हो सकता है। एक तरफ आप कह रहे हो कि पाकिस्तान खुशहाल है, आप पाकिस्तान का सबसे इम्पोर्टेंट जो स्टेटिस्टिक होता है वो सेंसस होता है, सेंसस इलाका जात लोगों के मुतल्लिक जो बातें बताई जा रही हैं वो कुछ और है, और पैराडॉक्स ये क्रिएट हो रहा है कि आपका हाउस होल्ड इकोनॉमिक सर्वे कुछ और बता रहा है। यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं नाजरीन, फिर मैं वापस आता हूँ। और क्योंकि हमारे यहाँ आवे का आवा बिगड़ा हुआ, उसको ठीक करना बड़ा मुश्किल है। एक था गुलाब जो हमने अपनी मईशत के ऊपर सजा रखा था कि हम लोग सरप्लस में, अब वो भी खसारे में चला गया। अब क्या करें। डॉक्टर मोहम्मद शहबाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं, लेकिन अब हमें ज्वाइन करेंगे जनाब एहसन मेहनती साहब, जो कि मुल्क के मारूफ माशी और इक्तसादी तज्ज़ियाकार भी हैं, इसके साथ कैपिटल मार्केट्स और फाइनेंस की दुनिया का जाना माना नाम भी हैं। वेलकम करूंगा आपको एहसन मेहनती साहब। थैंक यू। एहसन मेहनती साहब, अब बात यह है कि एक ही तो चीज़ रह गई थी हमारे पास। जब कोई हमसे पासपोर्ट भी मांगता था हम उसे कहते थे देखो हमारा हाजिर जो खसारा है वो नहीं है, हम सरप्लस में, हम करंट अकाउंट सरप्लस में। तो अब वो भी मुझे बताया जा रहा है शोबा तहकीक की तरफ से कि वो ताज भी आपने हमसे छीन लिया। तो सर फिर अब क्या बोलेंगे हम, अब तो हमारे पास बचा कुछ नहीं कहने के लिए। इस बारे में कुछ तज्जिया दें। देखिए, बात आपकी सही है कि जो प्रॉब्लम ट्रेड डेफिसिट का है वो आई थिंक कि उसका जो मेन रीज़न आपने भी चेक किया होगा वो हमारी एक्सपोर्ट का ना बढ़ना है। टू अनफॉर्चुनेट के जो हमारा जो मामलात हैं ट्रेड एक्टिविटी के वो इतने ज़्यादा मुस्बत नहीं हैं। लेकिन अगर आप हमारी रेमिटेंसेस देखें जो कि अब एक्सपेक्टेड हैं कि वो $41 बिलियन हो जाएंगी, जो एक्सपेक्टेशन है और जो फाइनेंस मिनिस्टर की तरफ से जो है जो प्रोजेक्शंस हैं, तो आई थिंक कि हमारा जो करंट अकाउंट सरप्लस है वो तो इस साल हमें इस रीजन के तहत भी मिल जाएगा कि जो हमारा जो ऑयल का बिल था वो तकरीबन $16 बिलियन की इंपोर्ट का था, जो कि ऑयल प्राइसेस के गिरने के बाद जो $130 से $60 पे आई थिंक कि वो जो बिल है वो अब तकरीबन $10 बिलियन से कम होगा। और आई थिंक कि ये एक मेजर रीजन है जिसकी वजह से हम करंट अकाउंट सरप्लस देख पाएंगे ओवरऑल फुल ईयर के अंदर। लेकिन आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि ये कोई जो प्रॉपर तरीका है जो ट्रेड सरप्लस होता है, ये वो उस तरीके से हम करंट अकाउंट सरप्लस नहीं लाएंगे। लेकिन एक महीने का जो $200 मिलियन का जो करंट अकाउंट डेफिसिट है, आई थिंक कि ये स्टेबल है, कोई इतना नहीं अलार्मिंग चीज नहीं है आपके मुताबिक। जी बिल्कुल। तो आई थिंक कि ये कोई बहुत अच्छी बात भी नहीं है, लेकिन कि हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट है, लेकिन ये कोई बहुत बुरी बात भी नहीं है कि ये अलार्मिंग
कोई हम लेकिन उसमें जो बात आपने बताई है कि जो बुरी वाली बात है वो ये है कि हम एक्सपोर्ट नहीं बढ़ा पाए। देखिए, टू अनफॉर्चुनेट कि हमारा जो टैक्सेस का जो निज़ाम है और फिर जो हमारी जो जो एनर्जी कॉस्ट है, ह्यूमन रिसोर्स कॉस्ट है, आई थिंक ये सारे जो है, या इंडस्ट्रियलाइजेशन को आप देखें कि प्रॉपर्टी की प्राइसेस जो इंडस्ट्रियल लैंड की हैं उसमें स्पेकुलेशन इतना ज्यादा है कि इंडस्ट्रीज नहीं है बट उसमें इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा हो गई है। तो आई थिंक कि इसको जो इसकी रोकथाम के लिए हमें थोड़ा सा जो है अकाउंटेबिलिटी को जो है वो उसकी तरफ फोकस करना चाहिए कि जिसने इंडस्ट्रियल लैंड लिया है वो इंडस्ट्री तो लगाए, तो वो इंडस्ट्री नहीं लगा रहा और जिसकी वजह से जो है हम उसके ऊपर जो है वो हम कोई पेनल्टी भी नहीं लगा रहे कि वो इंडस्ट्री नहीं लगा रहा। आई थिंक ये भी एक रीजन है कि हमारी अकाउंटेबिलिटी का सिस्टम है वो थोड़ा स्ट्रांग होना चाहिए। ये बड़ा अहम नुक्ता आपकी तरफ से आया है। यहाँ पर मैं शामिल करूँगा डॉक्टर मोहम्मद शहबाज साहब को भी। शहबाज साहब, मसला पता है क्या है कि हम लोग इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन के बारे में भी बात करते रहे, लेकिन मैंने बहुत दफ़ा एनालिसिस इसकी पढ़ी है। जिस तरह की इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन हम चाह रहे हैं वो ओवरनाइट हो नहीं सकती। एक तो हम इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन करना चाह रहे हैं कि जनाब हम एडिबल ऑयल के अंदर कोई तरीका निकाल लें, लेकिन दैट कैन नॉट हैपन ओवरनाइट। इसके साथ साथ केमिकल्स की इंडस्ट्री नंबर 2 नंबर 3 पे आती है। केमिकल्स हम लोग इंपोर्ट करते हैं, उसको भी ओवरनाइट चेंज नहीं किया जा सकता। मशीनरी एक दौर के अंदर सीपेक के दौर में बहुत ज़्यादा आई, हम मशीनरी मुकामी तौर पर इंडिजिनसली प्रोड्यूस नहीं कर सकते, ये भी ओवरनाइट नहीं हो सकता। इसके साथ साथ बहुत सारी एडिबल प्रोडक्ट्स ऐसी हैं जिनकी शॉर्टेज है पाकिस्तान के अंदर, ओवरनाइट उनको कवर नहीं किया जा सकता। बेशुमार ऐसी चीज़ें इंक्लूसिव ऑफ फॉसिल फ्यूल्स जो कि हमारी एनर्जी के लिए यूज़ होते हैं, यही हमारे बड़े बड़े चंक्स हैं इंपोर्ट बिल के। तो प्लीज़ टेल अस कि इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन विल नॉट वर्क इन पाकिस्तान, स्पेशली इट विल नॉट वर्क ओवरनाइट। क्या कहते हैं आप? देखिए, बात ये है कि हमेशा जो इकोनॉमी की कैपेसिटी होती है ना, जिसको मैं हम लोग उसमें पोटेंशियल भी कहता हूँ, उसको यूटिलाइज करने के लिए हमें एक बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव जो इकोनॉमिक प्लान बनाना होता है। हमने क्या किया, पीछे 10 साल देख लें, 20 साल देख लें, पीछे 30 साल देख लें, आप कोई गवर्नमेंट देख लें कि उन्होंने क्या मुल्क की जो कैपेसिटी है, मुल्क के अंदर जो प्रोडक्शन, चाहे इंडस्ट्री है, चाहे एग्रीकल्चर है, चाहे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है या सबसे सेक्टर है, उस कैपेसिटी के ऊपर हमने उतना काम किया है जिस तरह से हम अपनी मर्जी के मुताबिक कैपेसिटी को यूटिलाइज करके अपने बेनिफिट्स को उठा सकते थे। हमने बिल्कुल नहीं किया। फिर दूसरी बात देखें, जैसे अभी एहसन साहब बात कर रहे हैं कि हमारे यहाँ एनर्जी प्राइसेस जो हैं वो देख लें, फिर आप जैसे पहले मैंने बात आपसे की इंटरेस्ट रेट है वो देख लें, फिर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि इन्वेस्टमेंट का जो इन्वायरमेंट है क्या वाकई फेवरेबल है, जो हम किताबों में या हम डॉक्यूमेंट से बात करते हैं कि हमारा इंडेक्स जो है वो ऊपर जा रहा है, लेकिन रियलिटी में देखें, जैसे अभी एहसन ने बात की कि इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है उस जोन तो बना दी है, वहाँ जमीनें भी खरीदी, लेकिन लोग जो है इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे। वो इन्वेस्टमेंट ना करने की वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि हमारी इन्वेस्टमेंट के मुतल्लिक या इंडस्ट्री के मुतल्लिक या एग्रीकल्चर के मुतल्लिक कोई ऐसी पॉलिसी है ही नहीं है कि जो फेवरेबल हो। मैं भी एक किसान का बेटा हूं, तो मैं भी अगर मुझे लगे कि वाकई आने वाले सालों में, आने वाले दिनों में या ओवरनाइट जो बात कर रहे हैं एग्रीकल्चर सेक्टर जिसको प्रोटेक्ट किया जाएगा, तो मैं भी उधर इन्वेस्टमेंट करूंगा, क्योंकि इन्वेस्टर जो है वो सबसे पहले अपना जो प्रॉफिट है या जो इन्वेस्टमेंट वो करेगा उससे जो आउटपुट होगा उसकी सिक्योरिटी की बात करेगा। तो ये छोटे छोटे एलिमेंट जो हैं, जब तक आप इनको सॉर्ट आउट नहीं करेंगे तो इन्वेस्टर जो है वो कैसे इन्वेस्टमेंट करेगा एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर या इंडस्ट्री के अंदर या जो आपका सबसे सेक्टर है उसके अंदर। तो हमें जो सेंटीमेंट है इन्वेस्टर का उसको भी कॉन्फिडेंस में लेना होगा, उसके बाद सारी बातें होंगी। ये भी बड़ा अहम नुक्ता आपकी तरफ से आया है। यहाँ पर एहसन मेहनती साहब, एक और मेरे जहन में उभरता सवाल था, वो ये है कि स्टॉक एक्सचेंज के मुतालिक लोगों की बड़ी ये हमेशा राय होती है कि आप आएँ तो मैं उसके बारे में बात ज़रूर करूँ। तो ज़रा कैपिटल मार्केट्स की परफॉर्मेंस पे भी ज़रा सी कोई बात हो जाए तो। जी देखिए, कैपिटल मार्केट्स परफॉर्मेंस जो है वो काफ़ी और मुस्बत हो गई जब आप देखें कि कुछ स्टेटमेंट्स डेवोस से भी आए और आई थिंक कि जो ट्रम्प जो है वो अब चाह रहे हैं कि जो उनकी जो ग्रीनलैंड की स्ट्रेटजी है वो मिलकर नेटो के साथ जो है वो बनाई जाए। तो आई थिंक कि ग्लोबल मार्केट्स जो है वो मुस्बत हो गई उस सिचुएशन के बाद, और हमने देखा कि जो नेगेटिव एक्सपेक्टेशन थी कि कोई कोई वॉर लाइक सिचुएशन होती,
ग्रीनलैंड के मुताबिक। तो आई थिंक कि वो एक अच्छी स्टेप ली गई और एक अच्छे अंदाज से जो है जो हमने देखा इससे पहले वेनेजुएला के अंदर जो अटेम्प्ट हुई थी, आई थिंक कि उससे अगर आप कंपेयर करें तो हमारी जियोपॉलिटिकल रिस्क जो थे वो कंपैरेटिवली कम हुए हैं। फिर ये पीस की जो एक्टिविटी है जिसके अंदर हमें पीस प्लान में एंगेज किया है और उस बोर्ड के अंदर जो हमारी एंगेजमेंट है प्राइम मिनिस्टर साहब की, उसको काफी पॉजिटिव कैपिटल मार्केट्स ले रही हैं। बोर्ड ऑफ पीस जी। तो वो जो हमारी जो अप्रोच है वो हमारे पाक यूएस रिलेशंस के लिए काफी मुस्बत देखी जा रही है। और आई थिंक कि उसका एक रीजन है कि जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि आने वाले वक्तों में आईएमएफ के साथ जो पाकिस्तान की रीनेगोशिएशन है और ऑफ दिस प्रोग्राम जो हमारा चल रहा है जिसमें टैक्सेशन के रिफॉर्म्स हैं और फिर रेशनलाइजेशन है जो हम कुछ सेक्टर्स में देख रहे हैं। टैक्स बहुत ज्यादा लग गया है कैपिटल मार्केट, अगर स्टॉक मार्केट में देखें तो जाहिर है इन्वेस्टर्स को काफी ज्यादा टैक्स देना पड़ रहा है, कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट को इतना फीजिबल नहीं है हैवी टैक्सेशन के साथ। तो आई थिंक कि इसकी रीनेगोशिएशन पर स्पेकुलेशन है। अर्निंग सीजन भी काफी मुस्बत देखा जा रहा है, काफी कंपनीज में एक्विजिशन भी हो रही है, नए आईपीओज आ रहे हैं, इन्वेस्टर काफी मुस्बत देखते हैं ओवरऑल इन्वेस्टमेंट एनवायरनमेंट को। तो कैपिटल मार्केट ऑल टाइम हाई की तरफ जो है अब दोबारा से जा रही है 188,000 मोस्ट प्रॉब्ली क्रॉस करके फिर 2 लाख को टच करेगी। है ये आपने क्या कह दिया, यानी इतनी आपकी हाई एक्सपेक्टेशंस हैं। तो सर कहते हैं कि द हायर यू वो फिर द हार्डर यू, वो खैर इंग्लिश की कहावत है, छोड़ें ये तो खैर हमने बड़े वक्त देखे, कहीं ऐसे ना हो सर किसी दिन बुरा वक्त आए तो सरमायाकारों को वक्त ही ना मिले, 2008 वाला सिलसिला हो जाए, खैर 2009 वाला। खैर एनीवे यहाँ पर मैं शहबाज साहब की तरफ भी आऊँगा। शहबाज साहब देखें ना, आप इकॉनमी जैसी भी ख़राब हो, हमारी शिटॉक एक्सचेंज जो है वो तो ऊपर ही ऊपर जा रही है। देखिए मैं तो इस बात को इस तरह से लूंगा कि अगर मैनिपुलेशन बाकी हर जगह पे हो रही है तो स्टॉक मार्केट के अंदर भी मैनिपुलेशन हो रही है। और दूसरी बात हम भूल जाते हैं कि स्टॉक मार्केट जो है एक छोटा सा इंडिकेटर है इकोनॉमी का, तो हम सारी इकोनॉमी जो है उसको इसकी परफॉर्मेंस को देख के उसकी परफॉर्मेंस से कंपेयर नहीं कर सकते। जहां तक आपकी स्टॉक मार्केट की बात है, 2007 में आई वाज स्टूडेंट एट AERC, तो मुझे याद है कि उस वक्त आसफ स्क्वायर तो वहाँ दंगे चल रहे थे, आपका स्टॉक मार्केट इंडेक्स जो आपको ऊपर जा रहा था। इसलिए मेरा तो इतना ही ज्यादा यकीन जो इस चीज के ऊपर नहीं है, क्योंकि मैं रियल टर्म्स के ऊपर बात करने वाला आदमी। तो देखिए मैं पहले भी आपसे बात कर रहा हूँ कि अगर स्टॉक मार्केट के अंदर जो है 2 लाख क्रॉस कर जाता है, आपका एग्रीकल्चर सेक्टर ग्रोथ नेगेटिव है, आपका इंडस्ट्री का नेगेटिव है, तो मुझे बताएं कि वो जो स्टॉक मार्केट परफॉर्मेंस है वो फिर कहाँ जा रही है। तो इस तरह से हमें चीजें जो हैं वो जारी बात है वो हर बंदा। मैंने ये बड़े मजे की बात आपने की है, इसका जवाब अभी लूंगा एहसन मेहनती साहब से फौरी। एहसन मेहनती साहब, बात ये कि हमारे फाजिल मेहमान शहबाज साहब वो इंटरनेशनल स्कॉलर भी हैं, उनका कहना ये है कि अगर आपके सेक्टोरल ग्रोथ जो है वो वीक है, यानी ये बात करें ब्रॉडर सेक्टर्स की, तो फिर स्टॉक एक्सचेंज कैसे दिखा रहा है ग्रोथ जब आपके ब्रॉडर सेक्टर्स की ग्रोथ नेगेटिव है या ना होने के बराबर है या बहुत कम है। जी देखिए आई थिंक कि ये जो एक कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट होता है, अगर आप ये क्योंकि अकाउंटेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप इसको देखें तो आपके जो एसेट्स होते हैं उसकी डिवीजन होती है, यानी कि एक लैंड होता है, फिर आपके कैश फ्लोज होते हैं, उसको आप डिवाइड करते हैं, और फिर आपकी मशीनरी होती है। तो वो जो मशीनरी वाला पार्ट है जाहिर है वो तो इतना ज्यादा हमने नहीं ग्लो करते हुए देखा, लेकिन अगर आप लैंड की प्राइसेस देखें तो उसमें एक एप्रिसिएशन है। और अगर आप देखें तो कैश फ्लोज इसलिए बेहतर हो जाते हैं कि आपने सूद वगैरह में जो है वो पैसे लगाए हुए होते हैं, सूद का रेट हाई है। तो कॉर्पोरेट जो इनकम है अगर आप देखें तो वो किसी एक एंगल में भी बढ़ सकती है, यानी कि आपकी ऑपरेशनल अर्निंग भी हो सकती है, आपके कैश फ्लोज की अर्निंग भी हो सकती है और आपके एसेट की अर्निंग भी हो सकती हैं। आपका कहने का मतलब ये है कि फाइनेंसिंग और इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज से अगर ज्यादा पैसा आ रहा है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के तो मुनाफा दिखा सकती है कंपनी, राइट? जी बिल्कुल। तो ये अगर हम बैंकिंग सेक्टर में देखें तो जाहिर है उसका लेन देन जो है वो बेहतर हो गया है। बॉन्ड यील्ड्स कम हो रही हैं, तो बॉन्ड यील्ड्स कम होती हैं तो बॉन्ड प्राइसेस बढ़ती हैं। तो आप हर एंगल से जो है कंपनी की अर्निंग को देखते हैं, और कभी कोई अर्निंग ज्यादा होती है यानी कि ऑपरेशनल अर्निंग, और कभी कोई अर्निंग। तो जिस तरह से हमने इकोनॉमिक वे के अंदर बात की थी कि पाकिस्तान के जो है फॉर एग्जाम्पल एक्सपोर्ट सरप्लस नहीं है और पाकिस्तान की रेमिटेंसेज आए हैं, तो हमने तो ओवरऑल देखना है कि मैच को जीतना है। तो मैच जो है वो जीत लेते हैं हम किसी और तरीके से। फॉर एग्जांपल हमारी एसेट प्राइसेस बढ़ जाती हैं, लैंड प्राइसेस बढ़ जाती हैं, उसकी रिवैल्यूएशन हो जाती
ये बात बड़ी अहम की है आपने एहसन मेहनती साहब। यहाँ पर शहबाज साहब आपको समझ आई, ये उन्होंने गेम समझाई है। उन्होंने कहा गेम ऐसी है कि आपने अगर काम करके भी नहीं कमाया तो भी कोई मसला नहीं, कमाई आ रही है कहीं ना कहीं से, तो माननी पड़ेगी ना। देखो दिस इज आवर बेसिक ऑफ आवर सिस्टम। क्या कहते हैं आप जी? मेरे ख्याल शहबाज साहब से मेरे ख्याल राब्ता टूट गया। एहसन मेहनती साहब की जानिब दोबारा से वापस आता हूँ। एहसन मेहनती साहब, ये जो नुक्ता अब आपने छेड़ दिया, अब इसके साथ साथ मुझे ये भी बताइएगा कि ये जो इस वक्त इकोनॉमिक इंडिकेटर्स भी हमारे जमूद का शिकार हैं, दैट मीन्स वो स्टैटिक हो चुके हैं, तो लेकिन बाय एंड लार्ज हम इसी पे खुश हैं कि चलो एटलीस्ट दे आर नॉट एज बैडली ऑफ एज दे वर बिफोर। But do you see subsequent improvement in numbers? Because we have seen a lot being said, but really speaking, the reflection only comes after a while. Do you see a reflection in the future? मेरे ख्याल से एहसन मेहनती साहब भी अब हमारे साथ नहीं है, दोनों से राब्ता मुनक़ता हो गया। कोई बात नहीं, बात यह है कि हम जो गुफ्तगू कर रहे थे उसी को हम आगे लेकर चलते हैं। मेहमानों ने तो अपनी बात कह दी, काफ़ी मुफस्सिल अंदाज में अपनी बात कह दी। मेरे ख्याल से कोई नुक्ता ऐसा रहा नहीं, वो सारी बातें ही हो गई इसमें मस्बत और मनफी पहलू दोनों बीच में आ गए। स्टॉक एक्सचेंज के पोशीदा राज को भी अयां कर दिया आपके सामने। बात यह है कि इस वक्त जैसे उन्होंने कहा कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज से इतना पैसा आ रहा है, कंपनियां मुनाफा दिखा रही हैं, बात ख़त्म, आगे बहस करने की ज़रूरत ही नहीं। कहीं ना कहीं से तो आ रहा होगा ना मुनाफा, तभी तो कंपनियां इतने अच्छे पैसे दे रही हैं भाई। अच्छा, और साथ साथ अगर नहीं भी दे रही तो हमारी जो मुल्क की एक, मैं आपको बता रहा हूँ, एक सोच है, वो ये कि मैं आपको बताऊँ, एक बड़े मज़े की आपको चीज़ बताता हूँ। आप सड़क पर गाड़ी चलाएं बारिश के बाद किसी भी शहर में पाकिस्तान के, क्या होगा कि लोग एक दूसरे के पीछे पीछे चलेंगे। जो आगे स्लो होगा लोग स्लो हो जाएंगे, वो दाहिना कट मारेगा लोग दाहिना कट मार लेंगे। तो एहसन मेहनती साहब, यहाँ पर हर्ड इंस्टिंक्ट भी एक्टिव है मार्केट्स के अंदर, ये तो आप मानेंगे, हर्ड इंस्टिंक्ट आ गई। जी जी बिल्कुल, टू अनफॉर्चुनेट कि ये जो हमारे जो कॉमन मैन है वो इतना ज्यादा एजुकेटेड नहीं है। और आई थिंक ये जो जिस तरह से मैं बता रहा था कि ये जो रिप्लेसमेंट कॉस्ट है इन कंपनीज की, यानी कि इन प्लांट्स को आप या मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को दोबारा आप लगाएं तो इनसे कोई दुगने तिगने रेट पर जो है ये लगती हैं आज जो इनकी इस वक्त मार्केट प्राइस चल रही है। तो वो सेक्टर्स जो कि फॉर एग्जांपल चल रहे हैं, उनके में मुनाफा नहीं है बट वो फिर भी चल रहे हैं, उसकी वजह ये है कि नए प्लांट जो हैं अब एक्सपेंसिव हैं और जाहिर है यहाँ पे स्पेकुलेशन एलिमेंट भी है लैंड प्राइसेस के अंदर, जिसकी वजह से नई फैक्ट्री लगाना या नए मिल्स लगाना वो मुश्किल होता है, जो तुम कहते हैं रिप्लेसमेंट कॉस्ट। और आई थिंक कि ये रीप्राइसिंग हो रही है। दूसरा, अगर आप देखें तो हमारा जो पॉलिसी रेट 22% से 10.5% हो गया। अब मार्केट के अंदर जो रेट है ये सिंगल डिजिट में आ गए हैं। तो लेकिन इसके आगे कम नहीं होगा। अमेरिका वालों ने कम नहीं किया जनवरी में रेट अपना, इसका मतलब अब आगे जो है वो हमारा भी रेट हम कम नहीं कर सकते। देखिए, फिर उनके फेडरल रिजर्व के जो चेयरमैन है वो फिर होपफुली वो जेल भी होंगे और आई थिंक कि उसके ऊपर काफी ज्यादा रिफ्ट है कि जो ये एक्शन नहीं लिया जा रहा पॉलिसी रेट के कम होने का। बट आई थिंक कि जो हमारा पॉलिसी रेट है वो अपेरेंटली नजर आ रहा है कि तकरीबन 5.5 बेसिस यानी कि 50 बेसिस पॉइंट से ये और कम हो जाएगा 0.5% से। तो ये इसलिए कि क्योंकि हमारे सिंगल डिजिट में अब कल जो बॉन्ड यील्ड्स आई हैं वो इंडिकेट कर रही है कि सारी बॉन्ड यील्ड्स जो हैं वो 10% के अंडर में आ गई हैं। तो एक्सपेक्टेशन यही है कि आगे पॉलिसी रेट कम होता रहेगा, जिससे स्टॉक मार्केट जो है वो और हायर लेवल पर और नए टारगेट जो है वो अचीव करेगी, जिस तरह से जो है मार्केट में इंडिकेशंस हैं। तो आई थिंक कि हमें इस एंगल को देखना चाहिए कि चूंकि बॉन्ड मार्केट जो है और यानी कि जो बैंकिंग डिपॉजिट है उन पे टैक्सेशन भी 20% तक मिनिमम है और कैपिटल मार्केट में 15% है। तो गवर्नमेंट का भी फोकस इसी बेसिस पर है कि नए जो फंड्स जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस के लिए चाहिए, स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस के लिए, और फिर जाहिर है गवर्नमेंट का अपना जो डेट कोई जो सिलसिला है वो सारा कैपिटल मार्केट से ज्यादा अच्छा बेहतर उनको कम प्राइस पे कैपिटल मार्केट से मिल जाती है फाइनेंसिंग, जिसकी वजह से आगे पॉलिसी रेट को कम भी रखा जाएगा और कैपिटल मार्केट को इन्वेस्टर फ्रेंडली बनाने के लिए वहां पे टैक्सेशन का निजाम थोड़ा सा कन्वीनियंट होगा और रेशनलाइज होगा। ये बड़ा अहम नुक्ता है जो कि आपने बयान किया। यहाँ पर मेरे जहन में उभरते सवालात के अंदर कुछ चीज़ें और भी आ रही हैं
इसमें एक चीज़ ये है कि अगर आप इजाज़त दें तो इंटरनेशनल कमोडिटी मार्केट में और बिलखुसूस बुलियन में और प्रेशस मेटल में तूफान उठा हुआ है सर। सिल्वर ने तो धूम मचा दी है, मैं हैरान रह गया हूँ। मुझे तो लग रहा था सिर्फ पाकिस्तान में ही ये लोग चांदी की ईंटें लेके घूम रहे हैं, दुनिया भर में रेट इतना बढ़ गया है हैरान कुन हद तक। जी देखिए, उसकी वजह से ये चाइना का जो हमने देखा 1 ट्रिलियन का जो सरप्लस आया है 6 माह का, इंडिकेशन यही है कि चाइना को किसी भी टैरिफ का इम्पैक्ट नहीं पड़ा, चाहे यूएस टैरिफ आप लें। और आई थिंक इसका रीजन ये भी है कि चाइना की जो ग्रोथ है वो इंटैक्ट है, चाहे आप जिस तरह का भी टैरिफ यानी कि जिस तरह की उनके ऊपर जो है रिस्ट्रिक्शन डालें। आई थिंक कि ये एक रीजन है जिसमें सिल्वर प्राइसेस लास्ट ईयर 150% बढ़ी हैं, अभी 30% भी बढ़ गई हैं। और आई थिंक कि जो आने वाले वक्तों में नए एक्सपेक्टेशन है कि चूंकि ग्लोबल ट्रेड पे इम्पैक्ट नहीं पड़ा है जियोपॉलिटिकल रिस्क का, आई थिंक कि वहां पे जो डिमांड है चाइना की और फिर जो मिनरल की जो इस वक्त दौड़ है, कॉम्पिटिटिवनेस चल रही है, इसके अंदर जो है बड़े बड़े मुल्क जो है ग्रीनलैंड के जो है वो फोकस ले रहे हैं कि वहां पर मिनरल्स मिलेंगे। तो मिनरल्स में ये भी है कि सिल्वर भी यानी कि वहां से प्रोड्यूस होगा, तो फिर और भी जो मादनियात हैं वो वहां से मिलेंगे। तो आई थिंक कि जो रीजन इसका वो यही है कि जो डिमांड है वो ज्यादा है और सप्लाई जो है कम है सिल्वर की, जिसकी वजह से सप्लाई जो इस वक्त डिमांड है उसकी वो प्राइसेस को बढ़ा रही है। तो आई थिंक कि इसको हमने ये भी देखना है कि गोल्ड प्राइसेस भी, क्योंकि जियोपॉलिटिकल रिस्क बहुत ज्यादा है तो वो भी बढ़ रही हैं और सिल्वर प्राइसेस भी बढ़ रही हैं। अच्छा, यहाँ पर कल आपने शायद वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के अंदर ट्रंप साहब की तकरीर भी सुनी होगी। ये तो वाज़ेह है कि वो बैनुल-अक़वामी सतह पर ऑयल प्रोडक्शन को, उसकी डिमांड के मुतालिक अपनी एक राय रखते हैं। तो उनकी राय के मुताबिक जो मुझे समझ में आई, हो सकता है महदूद पैमाने पर, वो ये है कि वो चाहते हैं कि तेल की कीमत नीचे की जानिब ही रहे, ज़्यादा बढ़े ना, जो मुझे समझ में आई है, और एक स्टडी डिमांड भी एग्जिस्ट करे और फिर उसी को मैच करने के लिए एक स्टडी सप्लाई भी मौजूद हो। इस मुतालिक आप अपनी कोई राय दें। देखिए, आई थिंक कि किसी तरह से सक्सेसफुल हुआ भी है। अगर आप यूएस की जो सप्लाई लाइंस हैं वेनेजुएला को लेके, वहां पर यूएस के पास जो है जो सप्लाई को जितना वो बढ़ाना चाहे वो बढ़ा के जो है प्राइसेस को गिरा सकता है। और एक्सपेक्टेशन यही है, यानी कि ग्लोबल ब्रोकरेजेस की एक्सपेक्टेशन यही है कि आने वाले वक्तों में जो प्राइसेस हैं वो कम रहेंगी सिल्वर की, ये ऑयल की, और फिर यानी कि $60 करीब करीब जो इस वक्त चल रहा है, ये मोरलेस जो मामला है वो वहीं रहेगा। और आई थिंक कि जो इसका मेजर रीजन है वो यही है कि जो ट्रंप है वो चाहते हैं कि जो जहां पे उनकी वॉर जो है वो डेवलप हो रही है, जिस तरह रशिया हो गई और फिर दीगर जो कंट्रीज हैं जहां पर उनकी पब्लिसिटी इतनी नहीं है, वहां पे जो है वो ऑयल की रेवेन्यू है उसको कम किया जा सके। उसके लिए उनके एक्शंस जो अगर आप देखें तो वेनेजुएला का जो एक्शन है उसकी मेजर वजह यही है कि ऑयल की सप्लाई लाइंस को जो है वो जो है वो इजियर बनाया जा सके, ऑयल प्राइसेस को नीचे रखा जा सके, और मोरलेस वो सक्सेसफुल भी है इसके अंदर। तो इसको हमें थोड़ा पॉजिटिवली भी लेना चाहिए, बिकॉज इसका सबसे बड़ा बेनिफिशियरी जो है वो हमारा मुल्क है, कि जिसके अंदर जो है हम देखा कि हमारा इम्पोर्ट बिल जो $16 बिलियन पे था वो $9 बिलियन की तरफ आएगा। तो आई थिंक कि उससे हमें हमारा करंट अकाउंट सरप्लस जो है, लेकिन इसका एक दुनिया भर में इसका एक डाउन साइड भी है। डाउन साइड ये है कि ऑयल की कीमत जब बहुत नीचे चली जाती है, जैसे अभी एक ज़माना था, आपको पता होगा कि तेल की कीमत नीचे जाए तो ऑब्वियसली ड्रिलिंग कॉस्ट्स मैच नहीं कर पाती। दूसरा एक एस्पेक्ट ये होता है कि जो अल्टरनेटिव एनर्जी डेवलपमेंट है, जिसके अंदर सोलर है, विंड है, जिसके अंदर ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट हो चुकी है, वो भी एक पॉइंट पे जाके फीजिबल नहीं रहता, फिर लोग उसे परसू नहीं करते अगर तेल सस्ता हो जाए तो। जी देखिए, यू आर राइट कि ये आप सही कह रहे हैं कि ऑल्टरनेटिव की जो है डिमांड, यानी कि पहले शेल ऑयल का एक सिस्टम था, जब ऑयल प्राइसेस $130 पे चली जाती थी तो शेल ऑयल निकल आता था कहीं से। बट आई थिंक कि अब उसकी तरफ फोकस नहीं है, क्योंकि ऑयल प्राइसेस नीचे हैं। और फिर ऑल्टरनेटिव तो वैसे भी आप देखें तो अब इंडस्ट्रीज काफी ज्यादा जो है वो ऑल्टरनेटिव की तरफ चली गई हैं, और मेरे ख्याल से 50-60% इंडस्ट्रीज जो हैं वो दूसरे ऑल्टरनेटिव जो है रिन्यूएबल्स को यूज करती हैं, जिसके अंदर हम देखें तो आप सोलर पावर भी आता है और वगैरह सारा। तो आई थिंक कि ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि ऑयल प्राइसेस कम रही तो रिन्यूएबल्स की तरफ लोग नहीं जाएंगे, बट एट द सेम टाइम वो अपनी उसकी एक अपनी डिमांड है। और वी रियली नीड टू सी कि गोइंग फॉरवर्ड जो है ये जो वेनेजुएलियन सप्लाई साइड है ये इतनी ज्यादा इफेक्टिव हो कि ऑयल प्राइसेस और ज्यादा कम हो जाएं, $40 तक आ जाएं। उससे कम से कम हमारी इकोनॉमी, यानी कि पाकिस्तान इकोनॉमी का जो इम्पोर्ट बिल है वो जो हम देखा था कि एक वक्त में $17-18 बिलियन हो जाता था, आई थिंक कि वो अब कम होके हमारा आधा बिल जो है वो हो गया। और आई थिंक कि इसको काफी पॉजिटिव लेना।
सोलर की तरफ जाना चाहिए कि इवेंचुअली जो है अगर ऑयल प्राइसेस बढ़ती हैं और वो अचानक से बढ़ती हैं और बगैर बताए बढ़ती हैं तो हमें जाहिर है इतना इम्पैक्ट नहीं आए और दोबारा हम $18 बिलियन की तरफ अगर जाएंगे तो हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट फिर $8-10 बिलियन की तरफ ये बड़ा अहम नुक्ता आपने बयान किया और साथ में क्योंकि आप सोल्यूशन बेस्ड अप्रोच अपनाते हैं, आपने मसले का हल भी बताया। आपका बहुत शुक्रिया, आप शो में हमारे साथ शामिल हुए। गुफ्तगू को हम जमा कर रहे हैं, सारी चीज़ों को आपके सामने पेश करें। इससे पहले ही बताता चलूँ कि देखें, मुल्क की मईशत को सही रुख में ले जाने के लिए और अगर हमने अपने हाजिर खसारे, तिजारती खसारे और बैलेंस ऑफ पेमेंट को मैनेज करना है तो हमें अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि हमें जो अपनी इकॉनमी के डायनेमिक्स हैं उनको ठीक करना पड़ेगा। देखें, हुकूमत को ब्लेम करने से मसले का हल नहीं निकलेगा। प्रॉब्लम हुकूमत की तरफ नहीं है, प्रॉब्लम प्राइवेट सेक्टर की तरफ है। फिर आप लोग नाराज़ हो जाते हैं। देखें, हर चीज़ करना हुकूमत की ज़िम्मेदारी नहीं है। डोंट ओवर बर्डन द गवर्नमेंट, कम अप विद गुड आइडियाज़। कि जी वो हम ये करते हैं तो हमें कोई तंग करने आ जाता, तो अभी भी तो आप इतने बड़े बड़े कारोबार लगा के बैठे हो, अभी भी तो वही लोग आपको तंग कर रहे होंगे ना जो तब तंग करेंगे अगर आप अपने कारोबार को बढ़ा लोगे। मैं ये बिलीव करता हूँ कि हमारे प्राइवेट सेक्टर के अंदर वो विज़न और वो डायरेक्शन मौजूद नहीं है कि जिससे मुल्क की तरक्की की जा सके। अब दुनिया जहाँ का हुकूमत कितना ज़ोर लगा ले, जब तक प्राइवेट सेक्टर गेयर्ड अप ना हो, हुकूमत अहदाफ अचीव नहीं कर सकते। कि जी वो हमें हमारी बात नहीं सुनते। वाह क्या बात है, आपकी बात नहीं सुनते। ऐसे कैसे हो सकता है कि हुकूमत आपकी बात ना सुने? हुकूमत आपकी बात सुनने के लिए तैयार है, आप बताने के लिए तैयार हैं। आप सजेशन क्या भेजते हो? मैंने तो देखे हैं ना वो डॉक्यूमेंट्स। आप लोग आपस में इकट्ठे होकर अपने अपने ज़ाती मुफादात के हिसाब से उनको पैगामात भेज देते हो। आप लोग हुकूमत को ब्लेम करते हो। हुकूमत में सियासतदान बैठे हैं जो सबको खुश रखने के लिए सबके पास जाते हैं, उनसे पूछते हैं साहब क्या करना है क्या नहीं करना। सही है। आप ताजिर सियासत का माहौल देखिए, एक आदमी पूरी तंजीम चला रहा होता है, पूरा इदारा चला रहा होता है, सब लोग उसको सलाम कर रहे होते हैं, उसको पुकार रहे होते हैं। जो लोग खुद अपना निज़ाम ऐसे चलाते हैं, आपके ख्याल से वो सियासतदानों पर उंगली उठा सकते हैं, हुकूमत पर उंगली उठा सकते हैं? हमारी ताजिर बिरादरी को सबसे पहले भाई अपने मामला ठीक करने पड़ेंगे, अपनी क़यादत को ठीक करना पड़ेगा, अपनी विजन को ठीक करना पड़ेगा। मुल्क से पैसे उठा के बाहर के मुल्क लेकर जा रहे हैं, ये तो चलो इज्तिमाई मसला है, सभी लेके जा रहे हैं। गलत कर रहे हैं ना, अपने मुल्क में लगाओ। अपने मुल्क में कह रहे हैं हम पैसा नहीं लगाएंगे, कुदरती बात होती है, सरमायाकारी वहाँ होती है। हमें साइंस नहीं सिखा भाई। तेरे जैसे बहुत देखे गलियों में हमने, जो बता रहे होते हैं सूरज अभी इधर है, सूरज अभी वहाँ चला जाएगा। इतने शाणे आप नहीं हुए हो। एक तो पाकिस्तान में हर किसी को लगता है उसको सब कुछ पता है। जिस आदमी से पूछो नाउज़ु बिल्ला, ये कहते हैं हमें सब कुछ पता है। तुम्हें सब कुछ पता है तो यकीन करो मेरे मुंह से कुछ निकलने वाला है, लेकिन ये फैमिली शो है। ऐसा कोई बशर नहीं है जिसको सब कुछ पता हो। कैसे हो सकता है कि इंसान को पता हो यार? आप लाइल्म हो, आपको नहीं पता। ज्यादा शाणे नहीं बनो। तुम लोगों को तो बिल्कुल ही नहीं पता। किस्मत और तकदीर का खा रहे हो तुम। मैंने जितने लोग पाकिस्तान में मिले हैं ना, अमीर, कबीर, दौलतमंद जितने मिले, यकीन करो दिल से निकला है ये किस्मत और तकदीर का खा रहे हैं। वैसे तो हर आदमी किस्मत और तकदीर का खाता है, लेकिन अल्लाह ताला कुछ लोगों को जहानत की सलाहियत देता है। पाकिस्तान में इतने कम लोगों के पास है कि प्रोग्राम के अंदर मैं डिस्कस नहीं करूंगा। वी वेट फॉर मैसेज ऑन फेसबुक। अली नासिर, हमारी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।